जोबट में जंग जोरदार, सिंधिया भी करेंगे प्रचार। बीजेपी में जीत की जिद, कांग्रेस बचा पाएगी गढ़। उपचुनाव के प्रचार में कमलनाथ शिवराज के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी अब एंट्री होने वाली है। 25 और 26 को उनका दौरा है, जिसमें खंडवा लोकसभा और जोबट विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वो वोट मांगते नजर आएंगे। वैसे इस बार कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले जोबट पर भी बीजेपी का जोर ज्यादा दिख रहा है। ताकत पूरी झोंक दी गई है। बीजेपी ने 3 मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, महेंद्र सिंह सिसोदिया और गोविंद सिंह राजपूत को यहां खास जिम्मेदारी सौंपी है। तो वहीं 19 अक्टूबर को आदिवासियों को लुभाने के लिए इस विधानसभा में सीएम रात्रि विश्राम कर चुके हैं। पूरा भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं, हर जगह में मीटिंग कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, भरपूर मेरे को सहयोग मिल रहा है हमारे जनता, आदिवासी भाई बहनों और हमारे सामान्य सभी वर्ग के लोगों का। भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवार ने सुलोचना रावत जी की उम्मीदवारी को स्वीकार कर लिया है। हमको उन लोगों में से थोड़ी ही क्या कि फसल बोएगा कौन और फसल काटेगा कौन। मैं तो लगातार 15 दिन से यहाँ पर हूँ। सारे वे लोग जो उम्मीदवारी की दौड़ में थे, आज सुलोचना जी के लिए दौड़ रहे हैं। कांग्रेस भी यहां कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। वैसे ये सीट कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया के निधन के बाद ही खाली हुई है। ऐसे में कांग्रेस को सहानुभूति वोट भी मिलने की उम्मीद है और कोर वोटर के साथ होने का आत्मविश्वास भी। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगार, महंगाई के साथ जो यहाँ पे 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास नहीं किया, तो उस मुद्दे को लेकर जा रहा हूँ। 1.5 साल के कार्यकाल में कलावती बहन ने जो जोबट का विकास किया है, चाहे रोड, चाहे बिजली, चाहे पानी का जो विकास किया है जोबट क्षेत्र का, तो उसका बिल्कुल हमें आशीर्वाद मिलेगा। बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों के जीत के अपने अपने दावे हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी के लिए खंडवा लोकसभा सीट जीतना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी जोबट विधानसभा भी है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो जोबट की जीत दमोह हार का बदला भी हो सकती है, लेकिन राह आसान नहीं है। जैस जैसे संगठन कांग्रेस के पाले में है और इस इलाके में बीजेपी का पुराना रिकॉर्ड बहुत इम्प्रेसिव नहीं है। चाहे झाबुआ उपचुनाव में कांतिलाल भूरिया की जीत की बात करें या जोबट में कांतिलाल भूरिया की पिछली जीत की, सब कांग्रेस की मजबूती की ओर इशारा करते हैं। वैसे इस बार क्या होगा, क्या तस्वीर बदल सकती है? कई सवाल उठ रहे हैं, चर्चाएं तेज हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, जोबट। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है जोबट जीतने की जिद। एक बड़ा पॉपुलर स्लोगन है कि जिद करो और दुनिया जीतो। ये उतना आसान भी नहीं है कि जिद कर लेने से सब काम हो जाते हैं, लेकिन जिद करने का मतलब ये है एक डिज़ायर, एक बर्निंग डिज़ायर, एक ऐसी सुलगती हुई इच्छा जिसके लिए आपका तन मन धन सब कुछ समर्पित हो जाए और आपका रोम रोम ये कहे कि जीत से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं। और यही बड़ा अंतर पैदा करती है, चाहे वो खेल का मैदान हो या राजनीति का मैदान हो। कई बार हम देखते हैं कि ऐसे कैंडिडेट और ऐसी पार्टी जिस पर कोई दांव लगाने को, मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, मीडिया की तरफ से कोई भी ये कहने को तैयार नहीं है कि साहब यहाँ ये व्यक्ति या ये पार्टी जीतने की स्थिति में है, लेकिन वहाँ वो व्यक्ति भी जीत जाता है, वो पार्टी भी जीत जाती है और ये बात सामने आती है कि साहब उन्होंने जो मशक्क़त की, उन्होंने जो जोर लगाया, उसका प्रतिद्वंदी जो था उनका, वो ये मान के बैठा था कि नहीं सब फेवरेबल है, हमारे लिए अनुकूल है, हम तो जीतेंगे। मध्य प्रदेश में जो ये 4 सीटों के उपचुनाव हैं, इनमें लोकसभा सीट खंडवा और जोबट दोनों पर बीजेपी की प्रतिष्ठा सर्वाधिक दांव पर इसलिए है कि खंडवा पर उसे अपना पारंपरिक जो उसका कब्जा चला आ रहा है उसको बरकरार रखना है, और जोबट एक ऐसी सीट है कि जहां कांग्रेस को पीछे छोड़ने के लिए बीजेपी बहुत बेचैन है, क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि जो ट्राइबल ट्रेडिशनल सीट्स हैं मध्य प्रदेश में, वहां कांग्रेस का होल्ड बीजेपी से ज़्यादा बेहतर है। और ख़ासतौर से जिस सीट की बात हो रही है जोबट, वहाँ पर तो वो पारंपरिक तौर पर कांग्रेस की सीट मानी जाती रही है
और ये भी एक वजह है कि जो कैंडिडेट है वहाँ से वो कांग्रेस से बीजेपी में आई हैं, सुलोचना रावत, अंतिम क्षणों में। तो बीजेपी ये बताना चाहती है कि वो न सिर्फ कांग्रेस की एक पारंपरिक सीट को जीत सकती है, बल्कि इसके लिए वो पूरी अपने मंत्रियों की एक पूरी फौज, आधा दर्जन मंत्री वहाँ डेरा डाले हैं लंबे समय से। यशपाल सिंह सिसोदिया जैसे सीनियर लीडर और विधायक को जिम्मेदारी दी गई है। तो आप समझ सकते हो मुख्यमंत्री जी ने भी खासा वक्त जोबट और खंडवा लोकसभा सीट के लिए दिया है। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ भोपाल स्टूडियो में हैं कांग्रेस के युवा नेता प्रवक्ता अब्बास हफीज साहब, बहुत स्वागत करता हूं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक पर्यावरण संबंधी विषयों के, उनका बहुत स्वागत है। जय नागड़ा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। जय जी, जोबट सीट पर फोकस, कांग्रेस थोड़ी आश्वस्त कि परंपरा से उसका कब्जा, जैस जैसे संगठनों की प्रो कांग्रेस तथाकथित भूमिका भी, और ट्रेडिशनली ट्राइबल वोट्स का कांग्रेस की तरफ आना, इस मान्यता का भी होना। लेकिन बीजेपी पूरी कोर कसर कोई नहीं छोड़ रही है कि इस बार वो इस समीकरण को उल्टाने के लिए कोई दमखम लगाने से वो पीछे नहीं हट रही है, क्योंकि ये बड़ा एक मैसेज भी जाएगा और उसको खुद को बड़ा बूस्ट मिलेगा। आप किस तरह देखते हैं जोबट के रण को? क्योंकि निमाड़ की अगर हम बात करें और मालवा की बात करें तो ये दोनों उपचुनाव जो हैं, मुझे लगता है ये रेगांव और पृथ्वीपुर की तुलना में दोनों ही पार्टियों के लिए बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि सिर का मुकुट है। जी, क्या कहेंगे? शरद जी, आपने बहुत ठीक बात कही कि खंडवा की ये जो बात करें यदि लोकसभा की, तो यहाँ पर बीजेपी को अपनी परंपरागत सीट को बचाना है। ये बच जाती है तो उसकी इज्जत बची रहती है ना? मतलब झोली में कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा या ज्यादा कुछ प्लस या गेन करने की स्थिति में पार्टी कम रहती है। लेकिन यदि जोबट जीतती है तो निश्चित रूप से उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी कि वो एक सीट उनके लिए प्लस हो रही है। तो यहाँ पर उसको अपनी सीट को बरकरार रखने की चुनौती है, और जोबट में जो है वो एक अपनी सीट जो कांग्रेस से छीन करके, और इसके लिए उसने साम दाम दंड भेद सारे प्रयोग किए। कांग्रेस की ही नेत्री को उन्होंने अपने यहाँ ला करके मौका दिया। तो ये एक दिखता है कि बीजेपी बिल्कुल कमिटेड है कि किसी भी कीमत पर वो सीट वो जीते। दूसरी बात यह है कि अब एक खास तौर पे ज्योतिरादित्य जी का जब भाजपा में शरीक होने के बाद एक बड़ी अजीब सी स्थिति पार्टी में हो गई है। कुछ लोग हैं जो जिनके अंदर से जो पूरी तरह से आकंठ बीजेपी में डूबे हैं, जिनकी अंतरात्मा बीजेपी की है, और एक वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को ओढ़ा हुआ है। तो ये ओढ़े हुए में और जो अंदर से आई हुई भाजपा है, ये दोनों में एक फर्क है। तो कहीं ना कहीं जो एक कांग्रेसी कल्चर के लोग, वो तो दोनों के बीच में मुझे एक साफ अंतर दिखता है। तो एक तो चुनौती ये भी है कि दोनों को साथ में लेकर के चलना, ये भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है कि वो लोग जो भाजपा में शामिल हुए हैं और सत्ता के समीकरण साधने के लिए दोनों को साथ रखना, ये एक चुनौती है। और दूसरा, तो निश्चित रूप से जोबट में यदि पार्टी का जोर है, और ये भी सच है कि जोबट लंबे समय से कांग्रेस के की ही सीट, परंपरागत सीट मानी जाती है। और एक चुनौती और है जो बीजेपी के लिए, क्योंकि भाजपा इस मध्य प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री विधायकों की संख्या ज्यादा है, यहाँ पर लंबे समय से आदिवासी मुख्यमंत्री की भी मांग प्रदेश में कभी यदा कदा उठती रही है। तो भाजपा को आदिवासी सीटों पे अपना पैठ बढ़ाना है, तो उसमें उसके लिए जोबट को जीतना निश्चित रूप से बड़ी बात है। बिल्कुल, अब देखते हैं कि किसमें कितना है दम। पंकज जी, किस तरह देखते हैं आप जोबट एक तरह से, बल्कि मैं कहूँगा कि कई मायनों में वो इन 4 उपचुनाव में, चुनाव तो सभी महत्वपूर्ण ही होते हैं, लेकिन जोबट एक ऐसी सीट है कि वहाँ अगर बीजेपी अपना परचम फहराती है और कांग्रेस से छीनने में कामयाब होती है, तो ट्राइबल बेल्ट में उसकी दखल, और ये बताना भी कि नहीं, हम कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोट बैंक को भी अब छीनने पर कामयाब हो गए हैं। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जोर जिस सीट पर आपका है, जोबट को बेहिचक मैं नंबर 1 रखूंगा उसमें। जी देखिए शरद जी, आपकी
जो मेरिट डिमेरिट हैं आपके विश्लेषण के आधार पर हैं, बहुत सीनियर पत्रकार हैं आप, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए चारों सीट मेरिट पर है, चारों सीट नंबर 1 है, चाहे वो खंडवा लोकसभा हो, पृथ्वीपुर हो, जोबट हो, नगांव हो। और कारण शरद जी बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मन मानस है चुनाव को लेकर वो बिल्कुल भिन्न है बाकी राजनीतिक व्यवस्थाओं से। आपने स्पष्ट तौर पर कहा कि एकमात्र लक्ष्य है चुनाव जीतना, और कारण शरद जी बहुत स्पष्ट है कि यदि आप कोई सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हो तो लोकतंत्र में आपको राजनीतिक रूप से सशक्त होना पड़ेगा, और यदि राजनीतिक सशक्तता की आवश्यकता है तो आपको चुनाव जीतने पड़ेंगे, और वही श्रम और कर्म भारतीय जनता पार्टी बराबर करती आती है। जहां तक आपने जोबट की बात करी तो दूसरा विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के जनजाति बंधु और भगिनी कभी वोट बैंक नहीं शरद जी, वो हमारे परिवार का हिस्सा है। चुनाव में होता है कई बार किसी दल को ज्यादा सीट मिलती है, किसी दल को कम सीट मिलती है, पर भारतीय जनता पार्टी के विकास का जो हमारी योजना है, जो रीति रणनीति, उसमें हमारे जनजाति क्षेत्र के बंधु भगिनी सबसे आगे। इसीलिए मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट के 11 प्रावधान लागू थे, जो शेष 4 प्रावधान थे 2019 से 96 का जो पैसा एक्ट है, पंचायती राज एक्सटेंशन, तो शेड्यूल ले दिया, 5वीं अनुसूची का जिक्र कर रहा हूँ, वो पूरे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने लागू किया शंकर शाह रघुनाथ शाह जी की सम्मान दिवस पर। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस है, और मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस के लोगों को इंडिजिनस डे और ट्राइबल डे में, यानी मूल निवासी दिवस और आदिवासी दिवस का अंतर ज्ञान भान नहीं पता है। ये उस षड्यंत्र का शिकार है जो मूल निवासी और आदिवासी में भेद करता है, कांग्रेस का विषय है। तो ये योजना है। इन 89 ब्लॉक में जो हमारे पैसा ब्लॉक है, वहाँ एक एक गांव में, एक एक घर में अनाज पहुंचाने की एक विशेष योजना प्रारंभ की गई, जहां पर हमारे आदिवासी बंधु जो हैं वही उस व्यवस्था को देखेंगे, चाहे वो परिवहन की हो और किसी विषय की हो, यानी लाभ हर प्रकार से हमारे उस क्षेत्र के आदिवासी बंधु को होगा। पैसा एक्ट में ग्राम सभाओं को शरद जी सशक्त बनाया जा रहा है, ग्राम न्यायालय की स्थापना की जा रही है, वन उपज का शरद जी समर्थन मूल्य सुना आपने देश भर में कहीं, पर हमारे जनजाति बंधुओं की जो वन उपज है, जो उनकी आजीविका का एक बड़ा साधन है, उसका समर्थन मूल्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है। तो तमाम सारे वो प्रयास हैं जो जनजाति क्षेत्र के बंधु और भगिनियों को सशक्त करने के हैं, जो 60 साल के कांग्रेस के शासन के बाद उस स्थान पर दुर्भाग्य से नहीं आ पाए थे जहां होना चाहिए था। योजनाएं शरद जी बहुत थी, पर योजनाओं का आकार प्रकार स्वरूप ऐसा नहीं था जो उनको लाभ दे पाता, इसलिए वृहद स्तर पर कई सारे परिवर्तन किए गए हैं, और इसीलिए हम आश्वस्त हैं कि जो श्रम, जो सेवा और जो स्वप्न है जनजाति क्षेत्र को लेकर, उस क्षेत्र के विकास को लेकर, आप देखिए कि यदि हाई लेवल की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो यदि मेडिकल इंजीनियरिंग जाना है तो सरकार उसकी व्यवस्था कर रही है। बड़े यदि आपको उच्च संस्थानों में जाना है, जैसे IIT हो, IIM हो, जहां पर की 8-9-10 लाख की फीस सरकार ने उसकी व्यवस्था कर दी। ग्राम न्यायालय तय करेगा शरद जी की क्या स्वरूप होगा उस क्षेत्र का। तो हम जो ग्राम स्वराज की जो बात थी उसकी स्थापना करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे वनवासी जनजाति बंधुओं के दिल से जुड़ा। तो तमाम सारी योजनाएं हैं, और इसीलिए हम न केवल आश्वस्त हैं, अभी तो निश्चिंत हैं कि न केवल जोबट में बल्कि जहां भी जनजाति क्षेत्र है वहां कृपा और आशीर्वाद भाजपा को मिलेगा। जी, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिन पर भी जनता आपकी तरफ जवाब की अपेक्षा से देखती है। महंगाई हो, पेट्रोलियम डीजल इनकी कीमतें हों, और इन सब विषयों पर भी वो चाहती है कि जिस पार्टी को केंद्र में और मध्य प्रदेश में शासन का अवसर मिला है जनता की तरफ से, वो पार्टी इन पर भी अपनी रणनीति के साथ सामने आए और अपनी आगे की व्यूह नीति जनता के सामने रखे। इस पर भी मैं आपकी राय लूँगा, लेकिन अब्बास हफीज़ साहब का वक्त है। जी देखिए शरद जी, सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस के किले में सेंध लगाने के चक्कर में पूरी भाजपा ने अपने किलों के अंदर सेंध लगवा ली है। अब सबसे बड़ा विषय यह है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें आदिवासी समाज को लेकर जो की जा रही हैं, तो जो आदिवासी समाज ने धरातल पे देखा है, उसके पट्टों को छिनता हुआ देखा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन शायद उस विषय में चले जाएंगे तो बहुत लंबा वक्त चला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के पास तो कार्यकर्ताओं का, नेताओं का टोटा है जोबट विधानसभा के ऊपर, और पूरे मध्य प्रदेश में अब ऐसा लगने लगा है क्योंकि इनको अपने कार्यकर्ता पर भरोसा है नहीं। बड़ी बड़ी बातें, आयातित नेताजी आ रहे हैं, सिंधिया जी आयातित प्रत्याशी का प्रचार करने, सुलोचना रावत जी का, और 3 मंत्रियों के जिनके नाम मैंने सुने, मुझे तो हैरानी हुई, तुलसी सिलावट जी, गोविंद सिंह राजपूत जी, महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, आयातित मंत्री ही उनका प्रत्याशी का प्रचार, आयातित प्रत्याशी का प्रचार के अंदर लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात, राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव जी भी वहाँ लगे हुए हैं। तो कांग्रेस के ही पुराने लोगों के साथ लेकर और वहाँ पर जो किया जा रहा है वो सबके सामने, लेकिन उससे कुछ होने नहीं वाला है। 97% ट्राइबल वोटर है। पंकज जी हमारे बड़े भाई हैं और ये कहते हैं कि साहब 60 साल के अंदर हमने ठगने का काम किया। अरे 60 साल में अगर कांग्रेस पार्टी ठगने का काम कर रही थी तो आप 30 साल से कांग्रेस पार्टी के साथ ठग रहे थे उन लोगों को। मतलब आपकी खुद की प्रत्याशी वहां पर जो आयातित है वो ये कहती हैं कि मैं 3 बार आपकी विधायक रही
और मेरे ससुर साहब जो थे वो 5 बार विधायक रहे और हमने यहाँ पर खूब विकास किया। तो किसने विकास किया? कांग्रेस पार्टी ने ही विकास किया। कांग्रेस की विधायक थी, कांग्रेस के मंत्री रही कांग्रेस सरकार में दिग्विजय सिंह जी की, तो वो खुद कबूल रही हैं उन सारी चीज़ों को। आपके जो मूल भाजपाई की जो बात करी जय जी ने, वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने, हकीकत बात यही है कि आप देखिए वहाँ पर क्या हमारे रमेश मेंदोला जी जो भाजपा के नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री बनने से चूक गए आयातित के चक्करों में, तो उनका वहाँ पर प्रभार था, वो कितने नज़र आ रहे हैं सबके सामने है। तो यहाँ पर तो लड़ाई भाजपा वर्सेस भाजपा चल रही है, आयातित वर्सेस मूल भाजपाई। अब यहाँ पर सबसे बड़ा विषय यह है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें गिनाई धरातल पे आदिवासी समाज जानता है, वो बहुत जागृत समाज है, बहुत अच्छे से समझता है कौन उसका हितैषी है, कौन उसका विरोधी है। एनसीआरबी के आंकड़े लेकर जाइए, चुनाव प्रचार के पता चलेगा कि आदिवासियों के ऊपर अत्याचार के मामले के अंदर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के राज्य में मध्य प्रदेश नंबर 1 हो गया। ये आप ही की सरकार की देने हैं, उसको रोकने के अंदर असफल रहे। ये सारे विषय आदिवासी समाज पूछ रहा है। मैंने अभी एक वीडियो देखा था कि भगा दिए गए थे भाजपा, वहां से सुनने को तैयार नहीं थी जनता वहां की। 97% जहां ट्राइबल वोटर हो उनको सारी चीजें पता हैं। लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि जिस परिवारवाद से हमने नियुक्ति दी जोबट को, आपने उस परिवारवाद को आगे बढ़ा दिया। परिवारवाद की बड़ी बड़ी बातें करने वाले भाजपा के लोग आज इस पर खामोश हो जाते हैं। हमारा परिवार बड़ा अच्छा है इनकी नजरों के अंदर, इनका जो परिवारवाद है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत से विषय आगे आप मुझे समझ देंगे, मैं उस पर बोलूंगा। बिल्कुल। अभी हमारे पास मुझे लगता है कम से कम 6-7 मिनट हैं, तो एक राउंड तो हम बहुत तेजी से पूरा करेंगे। मनोज सैनी जी हमारे वरिष्ठ साथी एग्जीक्यूटिव एडिटर जो डेरा डाले हुए हैं, चुनाव को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। मनोज, जोबट की एक अंदर की कहानी थोड़ी हमको समझाइए, क्योंकि बड़ी कांटे की टक्कर मानी जा रही है। जो भोपाल में हम जैसे अल्पज्ञानी पत्रकारों तक जो सूचनाएं पहुंच रही हैं जोबट से, वो यही बता रही हैं, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं तो अल्पज्ञानी ही कहेंगे अपने को, क्योंकि जो मैदान की हकीकत नहीं जानता वो अल्पज्ञानी ही है। आप वहाँ बैठे हैं, आपने वहाँ से स्थितियों को देखा है, भोपाल से पहुँचे हैं वहाँ, किस तरह की एक सूरत हाल आप देखते हैं? और दोनों आपने विद्वान राजनीतिक मित्रों की भी बात सुनी जिनकी तकरीर बड़ी मजबूत होती है, अब्बास हफीज साहब भी और पंकज जी भी। ये मैं बेहिचक कह सकता हूँ कि अपनी अपनी पार्टी के भाषा के धनी और तथ्यों और तर्कों के धनी प्रवक्ता हैं। जी मनोज जी। बिल्कुल शरद जी, देखिए इतना तो नजर आता है कि ये जो सीट है दोनों ही दलों के लिए अब बर्चस्प की सीट हो गई है और दिलचस्प लड़ाई भी दिखाई दे रही, क्योंकि आज हम उदयगढ़ भी गए जो सबसे टफ रहा, जहां से लगातार कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। एक मंडल है, बाकी जिम्मेदारी गोविंद राजपूत के पास है। इसी तरह ओम प्रकाश सकलेचा के पास एक अन्य मंडल की जिम्मेदारी है। और यदि हम बात करते हैं दत्ती गांवकर की, तो उनके पास भी वही जिम्मेदारी है जहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीती। लेकिन सबसे टफ जो जगह है वो उदयगढ़ है, और उदयगढ़ को बड़ी चैलेंजिंग के रूप में गोविंद राजपूत ने अपने साथ लिया है। थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, बात कर रहा था उस गांव में लोगों से, तो समझ आ रहा था। तो अब ये तो समझ आने लगा है कि दोनों ही पार्टियों ने कहीं कोई कसर नहीं। दिलचस्प बात ये भी है कि यहाँ दोनों प्रत्याशी बड़े सहज और सरल माने जाते हैं। जब लोगों से हम बात करते हैं तो कहते हैं कि सुलोचना भी बड़ी सहज एक व्यक्तित्व की धनी है पारिवारिक रूप से, और दूसरी तरफ महेश जिनको टिकट दिया है वो भी बहुत सहज और सरल है। तो अब जो मतदाता है वो एक अलग तरह से देख रहा है इस चुनाव को, और ये भी समझ रहा है कि अंतिम दौर में क्या होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इतना तो कर दिया है कि ये एहसास जरूर कराने में प्रयास किया है कि अब हम पीछे नहीं हैं सुलोचना के आने के बाद। भले कांग्रेस को जो लग रहा है, लेकिन फील्ड में जब लोगों से बात करते तो लोगों की बात को, लोगों की मंशा को मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, तो ये समझ आ रहा है। पर दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि पिछली दफा यदि 2018 के चुनाव को हम देखते हैं तो सुलोचना रावत के बेटे विशाल यहाँ से चुनाव लड़े थे और 25,000 के लगभग वोट उनको मिले थे। तो उसका नुकसान बीजेपी के खाते में गया ऐसा कहा जाता है, और बीजेपी ने उसी रणनीति के साथ सुलोचना रावत को अपने साथ जोड़ा है। तो चुनाव एक अलग मोड पर नजर आ रहा है, और जोबट का चुनाव ऐसा भी, जिसे हम अपनी भाषा में कहते फंसा हुआ चुनाव इसको कहा जाएगा। दोनों अपनी अपनी तरफ से, आप इसी से अंदाजा लगाइएगा कि 26 तारीख को खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पहुंच रहे हैं। उनके साथ संभावना ये भी जताई जा रही कि एक साथ बहुत बड़ा मंच होगा और बड़ी सभा होगी जिसमें शिवराज जी भी होंगे, बीडी शर्मा भी होंगे, यानी 3 बड़े नेता एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने भी यहाँ सब कुछ, जहां तक रमेश मेंदोला या यशपाल सिंह की बात करें, तमाम विधायक तमाम मंत्री यहाँ लगे हुए हैं, तो चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो गया। जय जी, मुझे ये बताइए कि क्या ये बीजेपी की रणनीति भी है, या उस एरिया से कुछ कदावर नेता भी आते हैं, राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव या ओम प्रकाश सकलेचा जी तो बीजेपी से ही जुड़े हैं, दत्ती गांव जी ज़रूर कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं,
लेकिन हमने देखा जोबट सीट को शायद कांग्रेस के प्रभाव के चलते एक रणनीति के तहत बीजेपी ने उन्हीं नेताओं को ज़्यादा दायित्व दिए हैं, सिसोदिया जी को, गोविंद राजपूत जी को, तुलसी सिलावट जी को, जिनका कांग्रेस में एक बहुत अच्छा होल्ड रहा है। तो क्या एक तरह से ये भी माने, अब सिंधिया जी का आना भी बताता है कि वो भी अपनी ताकत, अपने जो उनके साथी हैं उनकी ताकत के लिए वो भी पहुंच रहे हैं। तो एक तरह से हम ये माने कि यहाँ सिंधिया जी और उस ताकतवर धड़े की भी प्रतिष्ठा दांव पर है जो कांग्रेस से बीजेपी में आया। शरद जी, थोड़ा सा यदि हम पीछे जाएं तो पहले ये होता था ग्रामीण क्षेत्र से कांग्रेस और शहरी क्षेत्रों से भाजपा आती थी। इसके बाद जब हिंदुत्व की बात आई तो पूरा पोलराइजेशन हिंदुत्व का बीजेपी के पक्ष में हुआ, और जहां पर सांप्रदायिक तनाव ज्यादा था, यदि मैं खंडवा की ही बात करूं तो इसमें एक बड़ा फैक्टर, क्योंकि खंडवा बड़ा सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील है, बुरहानपुर संवेदनशील है, तो यहाँ पर उसके लिए ध्रुवीकरण आसान हो गया। जहां पर हम झाबुआ या जोवट की बात करें तो जहां पर आदिवासियों का ही परसेंटेज ज्यादा है, तो वहां पर सांप्रदायिक तनाव या इस तरह की स्थिति नहीं है, तो वहां पर ध्रुवीकरण करना बहुत आसान नहीं है। तो मैं कहूं कि यदि खंडवा के लिए जितनी सीट आसान बीजेपी के लिए है, उतना जोबट के लिए नहीं है। जोबट में उसको कुछ अतिरिक्त मेहनत करने की जरूरत है। दूसरा, यदि बात करें तो चुनाव में परिवर्तन जो फ्लोटिंग वोट है वो लेके आता है, और यहाँ पर जो परंपरागत वोट बैंक यदि हम बात करें आदिवासियों की, वो बहुत आसानी से परिवर्तित नहीं होता, और उसको परिवर्तित करने के लिए ही ये शायद भाजपा ने एक नया अपना पैमाना रखा है, और उन्होंने कांग्रेस के ही लोगों को इसका टूल बना करके इस्तेमाल किया है। मुझे लगता है ये कितना कारगर होगा, ये और क्या ये फ्लोटिंग वोट टर्न होगा, कितना बदलाव लाएगा, ये बीजेपी की रणनीति है। बिल्कुल पंकज जी, 30 से 35 सेकंड आपका विश्लेषण, खास तौर से वहाँ जिस तरह से हमने देखा है कि उन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है जो बहुत बेहतर उस रीजन को समझते हैं और जिनकी अंडरस्टैंडिंग बीजेपी प्रत्याशी के साथ भी स्वाभाविक रूप से रही ही है। जी शरद जी, भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की न कोई परिभाषा है, न भेद है, न विभेद है कि कोई कांग्रेस से आया या नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद एक ही परिभाषा होती है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। और जिस प्रकार ओम प्रकाश सकलेचा जी, रमेश मेंदोला जी या यशपाल सिंह सिसोदिया साहब जैसे सीनियर लोग, यशपाल जी 4 बार के विधायक, मेंदोला जी 3 बार के विधायक, सकलेचा जी मंत्री हैं, और तुलसी सिलावट जी शरद जी उस क्षेत्र में नहीं, वो खंडवा लोकसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वहां पर महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, गोविंद राजपूत जी और राजवंत सिंह दत्तीगांव जी हैं जो स्थानीय नेता है। तो भारतीय जनता पार्टी की योजना बहुत स्पष्ट है कि जिसकी जैसी योग्यता और क्षमता, उसके अनुरूप उस मंत्री को, उस कार्यकर्ता को वहां का जिम्मा दिया गया है। और यहाँ हमारे कहावत है कि हर कार्यकर्ता के लिए काम, हर काम के लिए कार्यकर्ता। और बहुत सारे शरद जी ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पर्दे पर नजर नहीं आएंगे और नेपथ्य में बहुत सशक्तता के साथ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करते नजर आते हैं, और यही कार्यकर्ताओं का बल भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी पूंजी है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हम इन चारों विधानसभा क्षेत्रों में न केवल जीत को लेकर आश्वस्त हैं, अपितु निश्चिंत हैं कि जब परिणाम आएगा तो कमल का ध्वज हर जगह लहराएगा। अब्बास हफीज साहब। शरद जी, सबसे पहले तो मैंने खुद देखा है कलावती बहन का वहाँ काम जो रहा, 15-16 महीने की जो हमारी सरकार रही, अथक प्रयास, रात दिन एक करके बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत वहाँ पर हुई। सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी अलीराजपुर में ये रही कि अलीराजपुर में एक ऐसा जिला है जहाँ 100% कर्ज माफ़ी, किसान कर्ज माफ़ी हमने करने के अंदर कामयाबी हासिल करी। 2 लाख तक के कर्जे वहाँ माफ़ किए। तो ये वहाँ की विधायक जो दिवंगत विधायिका थी, उनकी एक पूरी अथक प्रयास थे जिसको जनता देखती है, और उन्हीं के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए आगे भी बढ़ेंगे। और दूसरी चीज, आपकी इनकी भाजपा की सरकार में अलीराजपुर को यूनाइटेड नेशंस ने यह कहा कि भारत का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है, तो आप वहां पर जाके क्या वोट मांगेंगे जिनको आपने सबसे पीछे रख दिया था। तो ये सारी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बताएंगी। और जोबट विधानसभा ही नहीं, हम तो कह रहे हैं ये हमारे किले के अंदर सेंधमारी करने की कोशिश करते करते अपने सारे किले बहा चुके हैं। आने वाले वक्त में आप देख लीजिएगा 100% जीत हमारी सुनिश्चित है। चलिए, ये वक्त बताएगा। मनोज, बहुत कुछ सेकंड्स है मेरे पास, 10 से 15 सेकंड के भीतर एक कंक्लूडिंग रिमार्क दोनों पार्टियों की रणनीति को जो आपने वहां ऑब्जर्व किया। जी 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 बिल्कुल, देखिए दोनों पार्टी की अपनी रणनीति, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसा करती है कि तमाम सारे नेताओं को झोंक देती है, और वही यहाँ भी नजर आ रहा है। और उसमें चाहे बड़े नेताओं की बात करें या मंत्री स्तर के नेताओं की बात करें, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस एक अलग रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है जिसमें दिखाई कम देता है, लेकिन अंदर जिसे सेंध लगाना कहते हैं वो उस पर काम कर रही। तो हमें लगता है इंतजार जरूर करना पड़ेगा इस जोबट के उपचुनाव का कि रिजल्ट क्या होंगे, क्योंकि रिजल्ट पर अब सभी की नजर है, और जो रणनीति दोनों ही पार्टियों ने बनाई है वो बहुत दिलचस्प।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया पंकज जी, बहुत धन्यवाद जय जी और बहुत धन्यवाद अब्बास हफीज़ साहब। कुल मिला के रण काफ़ी दिलचस्प है, लेकिन इतना ज़रूर है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो बहुत संगठन शक्ति और ताकत और खुलकर मैदान में उतरकर हर तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए, हर तरह की चीज़ों से आशय यहाँ पर यह है कि चुनाव में जो जो चीज़ें जायज़ मानी जाती हैं, क्योंकि राजनीति और मोहब्बत में कुछ भी माना जाता है कि वो उसमें सब कुछ जायज़ है, तो इस ताकत के साथ बीजेपी मैदान में उतरती है। कांग्रेस की अपनी शैली है, लेकिन इस बार जैसा हमारे साथी, वरिष्ठ साथी हमें बता रहे थे कि वहाँ पर कांग्रेस अंदरूनी तौर पर काम कर रही है, तो ये बड़ा सरप्राइजिंग है। यानी उसने भी कुछ सबक ज़रूर सीखे हैं और रणनीति को छिपाकर भीतर भीतर काम करने का ये अंदाज़ जो कांग्रेस का है, ये भी काफ़ी दिलचस्प है। दोनों ही दलों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, रमन राज वर्सेस भूपेश राज। नमस्कार।